हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं महासंस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, प्यूसम भाग 2 यानी कि संस्कृत का चैप्टर संख्या आज 4 बताने जा रहे हैं और अच्छे तरह से अध्ययन भी करवाएंगे। अगर जो भी तरह का समस्या हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बेशक ही पूछ सकते हैं। तो आज हम प्यूसम भाग 2 का और चैप्टर संख्या और हम 4 बताने जा रहे हैं, यानी कि चतुर्थ पाठ, जिस चैप्टर का नाम है साहित्य संस्कृत लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम बताएंगे। इस चैप्टर में महिलाओं और पुरुषों के बारे योगदानों के बारे में कैसे वर्णन किया गया है, इनके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो नीचे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, समय को ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर सा लाइन है, आप यहाँ ध्यान सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या लिखा हुआ सुनिए ध्यान से। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती, यानी कि कहता है समाज रूपी जो गाड़ी है वो नारी के द्वारा चलती है। यहाँ पर यानम पुरुषे नारीभिश्च, यानी कि पुरुष और नारी के द्वारा जो समाज की गाड़ी है वो चलती है। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिए। साहित्य अपि उभयो समानः महत्वम, यानी कि साहित्य में इसका जो महत्व दिया गया है, साहित्य में जो इसका महत्व दिया गया है दोनों का बराबर दिया गया है, इनके समान महत्व दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि साहित्य में नारी और पुरुषों की जो महत्ता दिया गया है वो दोनों का समान दिया गया महत्ता। ठीक है, तो ये हमारा अभी लाइव चल रहा है, तो ये क्लास लाइव आप अच्छे तरह से एंजॉय लीजिए। ठीक है, तो समाज रूपी जो गाड़ी है दोनों के द्वारा चलती है, पुरुष और नारी के द्वारा ये समाज की जो गाड़ी है वो चलती है। अब आगे है, ध्यान सुनिए। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियों अपि तत्परम सन्ति यशश्च लभन्ते, यानी कि कह रहा है, सो ध्यान सुनिए। अधुना माने जो होता है आज होता है, सर्वभाषासु माने सभी भाषाओं में, और साहित्य रचनायां जो होता है साहित्य रचनाओं में, और स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति, यानी कि जो स्त्रियों जो है आगे बढ़ रही है, और यशश्च लभन्ते, यानी कि यश का भी प्राप्त होती है। यानी कि कह सकते हैं कि आज सभी भाषाओं की जो रचना साहित्य रचना में जो है स्त्रियों को जो भी यश प्राप्त हो रहे हैं और वो आगे बढ़ रही है, ये भी हम कह सकते हैं। अब आगे है, ध्यान सुनिए। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालदेव संस्कृत साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते पाठ्य प्राप्यते। यहाँ ध्यान सुनिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत साहित्य, यानी कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालदेव, प्राचीन काल से, और साहित्य समुद्रों का मतलब होता है समृद्ध करने में, यानी कि योगदानम नैतिकरणम प्राप्यते। मन कह कर है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से जो मतलब साहित्य को समृद्ध करने में जो नारियों का योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया है। मतलब यह कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो प्राचीन काल से ही जो नारियों का जो योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान ही माननीय मतलब शोभनीय जो है नारी के द्वारा हुआ है। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिए। पाठे अस्मिन्नः अति प्रसिद्धानां लेखानवेव चर्चा वर्तते येन संस्कृत साहित्य निधि रूपेण तासां योगदानम ज्ञायते गयित। अब यहाँ पर सुनिए, फिर से ध्यान सुनिए। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां, यानी कि जो कहता है कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध, अब आगे की लेखानवेव चर्चा वर्तते, माने उन लेखकों के बारे में चर्चा किया गया है। और आगे है, ये न साहित्य निधि रूपेण
निधि पूर्णे तास्यम योगदानम ज्ञायेत। अब अर्थात कह रहा है कि जिनका महत्वपूर्ण योगदान भी के रूप में भी माना गया है। तो अब यहाँ पर कह सकते कि जो समाज की जो गाड़ी है, अब समाज की जो गाड़ी है साहित्य में जो इसका दोनों का समान महत्व दिया गया है। समाज यानी कि पुरुष और नारी के जो योगदान के बारे में बताएंगे तो यहीं पर दोनों का योगदान जो है समान रूपी माना गया है। यानी कि कहने को ये मिलता है कि जो साहित्य में जो दोनों का समान महत्व दिया गया है। और आज से सभी भाषाओं में जो स्त्रियां जो है हर कामों में आगे बढ़ती जा रही है, अपना यश प्राप्त करती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ती जा रही है। तो संस्कृत साहित्य में जो प्राचीन काल से जो नारियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें सम्मिलित किया गया है, प्राचीन काल से ही। और इस पाठ में जो लेखिकाओं के बारे में चर्चा किया गया, मतलब इसमें महिलाओं लेखिकाओं के बारे में चर्चा किया गया है। और इसका जो महत्वपूर्ण साहित्य रूपी ये खजाना में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी रूपी में मतलब दर्शाया गया है। तो चलिए हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। अंत तक बने। अगर जो भी तरह का समस्या हो रही हो और जो समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप नीचे में जो कमेंट का बॉक्स खुला हुआ है उसमें आपको डालना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छे मज़ेदार टॉपिक है और जिस टॉपिक में हम स्त्री और पुरुष के बारे में हम अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे। स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है, इसके बारे में क्या योगदान है, ये सब हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे और जानकारी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब यहाँ सुनिए ध्यान से। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रे कार्यश्च संवर्धितम। यानी कि अब यहाँ ध्यान से सुनिए, कहता है कि विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों को द्वारा बढ़ाया गया। विपुलम संस्कृत विभिन्न कवि भी शास्त्रे कार्यश्च संवर्धितम। यानी कि जो साहित्य कहता है कि इसमें विशाल संस्कृत के जो साहित्य है और विभिन्न कवियों और शास्त्रों के द्वारा इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, वैदिक कालादारभ्य शस्त्राणां काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि ददवाधना प्राप्यन्ते। यानी कि कह रहे हैं कि आप ध्यान से सुनिए। अब इसका विपुलम का मतलब जो होता है वो विशाल होता है। इसका शब्दार्थ हम जब बताते हैं, इसका कहीं का जो अच्छा मेन टॉपिक का शब्दार्थ होता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, विपुलम का मतलब होता है विशाल होता है और संवर्धितम माने होता है बढ़ाया जाता है। यानी कि इसको आगे प्रोत्साहित करते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाता है, मतलब पोषित किया जाता है। दत्तचिता मान जो होता है निपुण या जो चालाक होता है या चतुर कह सकते हैं। ऋष्या माने जो होता है ऋषि, जो मुनि जो तपस्या करने वाले होते हैं। प्रत्युता माने जो होता है अपितु, यानी कि अपितु होता है। और चतुर्विंशति माने होता है 24 होता है। इसके बारे में हम जानकारी दे दिए हैं। ठीक है, तो आगे हम जानकारी लेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैदिक कालादारभ्य सहस्राणां काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तवाधना प्राप्यन्ते। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि इस श्लोक का मतलब इस चीज़ का मतलब क्या हो रहा है, तो ध्यान सुनिए, इसका अर्थ भी जान लेते हैं। कहते हैं वैदिक काल के आरंभ जो है, वैदिक काल के आरंभ से जो है शास्त्र और काव्यों के जो रचना और संरक्षण में जैसे पुरुष निपुण हुए थे ना, उसी प्रकार जो है स्त्रियां भी अपना भागीदारी दिए थे। और वो उसी प्रकार वो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, अत्यधिक योगदान भी है। यानी कि कह सकते हैं कि वैदिक काल दाराभ्य का मतलब होता है कि वैदिक काल से, यानी कि वैदिक काल के आरंभ से, यानी वैदिक काल के आरंभ से शास्त्राना मन जो होता है शास्त्रों और काव्यानांच मान काव्य और काव्य की रचना होता है।
और यहाँ पे रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः, मतलब इस चीज़ में जो जिस प्रकार पुरुष निपुण हुए थे उसी प्रकार जो महिला भी अपना उत्तीर्ण मतलब हुए थे। ठीक है, तो यही बात है इसमें है कि दच्चितः वन पथेव स्त्रियो अपि दत्तवाधना प्राप्यन्ते, यानी कि जिस प्रकार जो पुरुष निपुण हुए थे उसी प्रकार जो है स्त्रियां भी निपुण हुई थी। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिए। वैदिक युग मंत्राणां दर्शकः न केवला ऋषियः प्रत्युतः ऋषिकः अपि सन्ति, यानी कि कह रहे थे, ध्यान सुनिए, वैदिक युगे माने होता है वैदिक युग में, और अब यहाँ पर कह रहा है कि मंत्राणाम दर्शका न केवला, मतलब मंत्रों के दर्शक न केवल, अब यहाँ है ऋषियः प्रत्युतः ऋषिका, मतलब ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएँ भी इसमें भागीदारी किए हैं। कहता है कि जब भी इस वैदिक युग की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ केवल ऋषि ही नहीं भाग लिए, ऋषिकाएँ भी भाग ली, तब जाके जनरेशन को आगे बढ़ाया गया। जब इस चीज़ को अगर आगे बढ़ाया गया तो मतलब दोनों का योगदान महत्व दिया गया। जितना अधिकार लड़का का है उतना ही अधिकार लड़कियों को दिया गया है। मतलब वैदिक युग में साहित्य में भी इसका चर्चा दोनों का सम्मान किया गया है, और इसका वैदिक युग में जो इसका प्रचलन किया गया है दोनों का जो सम्मान युग गया है। मतलब जितना हक था ऋषि का था उतना ही हक ऋषिकाएँ का भी था, मतलब दोनों ने भागीदार अपना खूब बहुमत दिए। अब आगे है, ध्यान सुनिए। ऋग्वेदे चतुर्विंशतर अथर्ववेदः च पंच ऋषिकः मंत्रा दर्शनावत्यो निर्देशयन्ते यमी अपला अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बरेणी इत्यादयः, यानी कि आप सुनिए, कहता है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशत अथर्ववेद है, मतलब अथर्ववेद में ऋग्वेद में जो 24 तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में कितना ऋषिकाएँ का मंत्रदृष्टा हुई थी, तो कहेंगे 24, और कहेंगे अथर्ववेद में कितना ऋषिकाओं का मंत्रदृष्टा हुई थी, तो कहेंगे हम 5 हुआ था। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अच्छी तरह से समझिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा मज़ेदार है। अब आगे है, ध्यान सुनिए। चलिए अब आगे देख रहे हैं। मंत्र दर्शनावती हो निर्देशयन्ते यमी आपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बरेणी इत्यादि, मतलब जो 5 ऋषिकाओं का अथर्ववेद में चर्चा किया गया था वो कौन कौन है? यमी है, अपाला है, इंद्राणी है, उर्वशी है, बगाम्बरेणी है। इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान सुनिए। चलिए विद्यारण्यको उपनिषदः याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दर्शना ऋक्सुमेति वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति। आप देखिए, विद्यारण्य को दर्शनीय रुचि में होता है दर्शन की रुचि वाली, याम जो होता है जिन्होंने, आत्मतमम का मतलब होता है आत्मा के रहस्य की, सभायाम माने होता है जो सभा में होती है, और शास्त्र कुशला माने जो होता है शास्त्र में जो निपुण होती हैं उनको कहते हैं शास्त्र कुशला होती हैं, और जीवन पर्यंता माने होता है जो जीवन भर तक रहने वाली हो। अब आगे सुनिए, विद्यारण्यको उपनिषद, यानी कि जो विद्यारण्यको उपनिषद में याज्ञवल्क्य है पत्नी मैत्रेयी दर्शना रुचिमेति, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्री जो थी दर्शना रुचि थी का वर्णन किया था। वर्णिता यानी कि याम हम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वं शिक्षयति, आत्मतत्वं शिक्षायति, मतलब जो अपनी पत्नी को जो आत्मतत्व की शिक्षा भी दिए थे इसमें। अब यहाँ ध्यान सुनिए, विद्यारण्य को जो उपनिषद में जो थे याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी मैत्रेयी, उनको जो उन्होंने जो दर्शनारुचि का जो वर्णन किया था, और जिन्होंने मतलब याज्ञवल्क्य जो है
याज्ञवल्क्य जो थी वो अपने आप पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसने आत्म तत्व की शिक्षा दिया था? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को शिक्षा दिया था आत्म तत्व की। ये भी आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से कंसेप्ट में अच्छी तरह यूज कीजिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है। अब आगे ध्यान सुनिएगा। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशलः गाग्री वचन कवि तिष्ठतः स्मः। यानी कि जो कहता है कि जनक की सभा में जो रहती थी महिला, जो विदुषी थी, वो शास्त्र कुशला वाचस्पति गाग्री रहती थी। जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं गाग्री कहते हैं। इनकी जनक की सभा में कौन रहती थी? तो कहेंगे गाग्री। अगर यहाँ पर गाग्री नहीं बोलकर पूरा नाम पूछेगा तो कहेंगे शास्त्र कुशला वाचस्पति गाग्री। तो इसका पूरा नाम होता है। जनक की सभा में कौन विदुषी रहती थी? तो यही बात है, इसका यही आंसर होगा, शास्त्र कुशला वाचस्पति गाग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारती अपि ही जीवन पर्यंतः वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभाया वर्णम लभ्यते। आप सुनिए, महाभारत में जो कहता है कि महाभारती अपि जीवन पर्यंतः, मतलब महाभारत में जीवन भर, अब आप देखिए, वेदांत अनुशीलन प्रायः, वेद जीवन भर वेदों का जो क्या करता है, अनुशीलन करने वाली होती हैं। सुलभाया वर्णम लभ्यते, सुलभा का वर्णन मिलता है। मतलब जीवन भर जो वेदों का अनुसरण करने वाली जो महिलाओं का वर्णन यहाँ पर मिल रहा है वह सुलभा को मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छे तरह से कंसेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला स्टेप बाय पढ़ते हैं। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि सन्ति कवयित्री सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। अब यहाँ देखिए, इसका शब्दार्थ हम पहले बताते हैं। प्रायेण का मतलब होता है लगभग, होता है लगभग, और चत्वारिशंत माने होता है जो 40 होता है, और सार्धशतम का मतलब होता है 150 होता है, और स्फुट रूपेण का मतलब होता है स्फुट रूप से होता है। इतस्ततो माने जो होता है यहाँ वहाँ इधर उधर करने वाला। श्याम वर्णा माने होता है जो श्यामला रंग का होता है, और अष्टमस्तकम का मतलब है 8वीं शताब्दी होता है। राज्ञी का मतलब होता है रानी होता है। प्रवृत्तियों का मतलब होता है समान होता है। पृथ्वी माने होता है बेकार ही होता है। प्रोक्ता माने होता है कहा गया हो, और स्फुट पदे का मतलब होता है जो अपने स्फुट पदों के कारण होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि सन्ति कवयित्र्याणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण ततो लभ्यन्ते। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो लगभग 24, मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में जो लगभग 24 कवयित्रियों का जो इसमें वर्णन किया गया था, और इसमें पद स्फुट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं, यहाँ पर किया गया था। कहते हैं कि ठीक है, अब आगे हैं। तासु विजयंका प्रथमा कल्पः वर्तते। मतलब सभी कालों में जो विजयंका को जो काल दिया गया था वह सभी कालों में एक किया गया था, मतलब सभी में प्राचीन मानी गई थी। तो इसमें कहता है कि विजयंका सबसे इसमें अति प्राचीन मानी गई थी विजयंका के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ध्यान सुनिए। तासु विजयंका प्रथमा कल्पः वर्तते। मतलब इसमें कह रहा है कि विजयंका जो है सबसे अति प्राचीन है, यानी कि प्राचीन माने सबसे प्रथम है। प्रथमिक मतलब होता है पहला होने वाला, मतलब प्रथम जो प्राचीन सबसे है। ठीक है, अब आगे है। सच श्याम वर्णा सिद्धति पदनेन स्फुट भवति। मतलब यहाँ कहता है कि सच श्याम वर्णा सिद्धति पदनेन स्फुट भवति, यानी कि कहता है कि वह श्याम वर्ण के समान जो श्याम वर्ण का मतलब होता है श्यामला होता है, यानी श्यामली वाली। तो ठीक है, और यह इस पद में स्पष्ट दिया गया है। तो चलिए हम इस पद को जानते हैं, इसमें पद क्या है, और इस पद को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा। नीलोत्पलम दल श्यामलामं बीजांकामाजंतम पृथ्वी वदंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्लम शर्षति। देखिए, चलिए पढ़ते हैं इस स्टेप को। बहुत ही मज़ेदार से हम पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है कि नीलोत्पलम दल श्यामम
श्यामम, यानी कि जो कहता है कि नीले कमल के समान, यानी कि नीले कमल के समान, यानी कि पुष्प के समान, विजयंका मजंता, विजयंका मम जनता, तो मतलब जो नीले कमल के समान जो है श्याम वर्णा को जानी जाती थी। मतलब नीले कमल के समान जो जानी जाती थी किसको, तो विजयंका को जानी जाती थी। क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर में कि नीले कमल के समान कौन थी, तो विजयंका थी। ठीक है, अब आगे है पृथ्वी दंडिनः प्रोक्तः सर्वशुक्ला सरस्वती, यानी कि जो सरस्वती जो थे वह सर्वदा गर्वपूर्ण थी, यानी कि दंडी द्वारा बेकार ही कहा गया था। मतलब दंडी द्वारा बेकार ही कहा गया था कि यह सरस्वती सर्वदा गौरवपूर्ण होती हैं। सरस्वती क्या होता है, सर्वदा में तो हमेशा जो होते हैं गौरवपूर्ण होती हैं। चलिए इसका हम अच्छी तरह जानते हैं। नीलोत्पलम दल श्यामम विजयंकामजंतम पृथ्वी दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, कहता है कि जो पीले कमल के जो पुष्प के समान जो थी वो विजयंका थी, उसका जो श्याम वर्णा के नाम से भी जानी जाती थी। और दंडी माने जो होता है बेकार होता है, दंडी जो बेकार ही उसे कहा गया था कि ये सरस्वती सर्वदा हमेशा क्या होता है कि गौरवपूर्ण ही होती हैं। अब आगे हम देखते हैं। चलिए विजयनगराजराजस्य नरेशः संस्कृतभाषा संरक्षणं कृत प्रयासः असन्नति विदितमेव, यानी कि कह रहा है कि विजयनगर के राज्य में जो संस्कृत भाषा के संरक्षण जो था बहुत ही प्रयास किया गया था। उस प्रयास में सभी जानते थे। मतलब उसके राज्य में जो विजयनगर के राज्य में जो था उसमें जो महिलाओं जो थी वो संस्कृत में महारथी हासिल की थी। आगे हम बताएंगे। लेकिन वहाँ की राजाओं की रानियाँ जो थी बहुत ही संस्कृत में महारथी थी। विजयनगर के राजाओं की रानियाँ थी। आगे देखिए, तेषामन्तः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञों भवन, यानी कि जो उसके महल में जो संस्कृत में जो रचना में जो निपुण रानियाँ थी। मतलब हम पहले बता दिए हैं कि जो विजयनगर के राज्य की रानियाँ जो थी वह संस्कृत में महारथी हासिल की थी। उसकी जो रानियाँ थी वो संस्कृत में सबसे बड़ा विद्वान माने जाते थे। सभी कल्पों में एक माने थे, इस विजयंका को माना गया था। उस सभी रानियों में से एक प्रथम कल्प माना था, विजयंका को माना था। लेकिन इसका आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, कंपन रायस्यः चतुर्दशशतकं राज्ञः गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनामश्रित्य रचना, यानी कि जो कह रहे हैं ध्यान सुनिए। मतलब कंपन रायस्य जो है वो चतुर्दश में चौथी शताब्दी, कंपन राय जो थे चौथी शताब्दी की जो रानियाँ थी वो गंगा देवी ने अपना मधुरा विजय मतलब पति के यादगार पर मधुरा विजयम नामक का महाकाव्य, मतलब मधुरा विजय नामक जो काव्य की रचना किया था अपने पति के यादगार में। यानी कि पति के मतलब मधुरे के मतलब के स्वामी, यानी कि अपने पति के यादगार में जीत की खुशी में उन्होंने अपना मधुरे की एक मतलब नामक विजय मतलब महाकाव्य की रचना किया था। और जीत के उपलक्ष्य में यह मतलब आधारित होकर उसका मतलब प्रतिबोधन किया था, मतलब संवादित किया था और इसको आगे बढ़ाया गया था। यानी कि उसका जो मधुरे विजयम जो थे उन्होंने जब जीत कर आया तब उसकी पत्नी जो थी रानियाँ वो संस्कृत में उनकी मतलब उसकी रानी जो थी वह महाकाव्य लिखी थी। उसका महाकाव्य के नाम था मधुरा विजय, मतलब मधुरा जो विजय थे मधुरे के स्वामी उन्होंने विजय प्राप्त करके आया था, जिसके उपलक्ष्य में उसका अपना सब कुछ लिख दिया। आगे है, ध्यान सुनिए। तत्रालंकारानम सन्निवेशः अवर्चको वर्तते, यानी कि जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उनमें अलंकारों का भी समावेश किया गया है। मतलब कह रहा है कि जो उसमें मतलब जो रानियाँ जो महाकाव्य लिखी थी उसमें जो अलंकारों का भी महत्व कर दिया गया था, उसमें समाहित किया गया था अलंकारों के बारे में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिए।
तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासकं कुर्वतः अच्युत राजस्य राज्ञी तिरुलाम्बा वरदाम्बिका पर्णे नामका प्रौढ़म कम चंपू काव्य रचतः। मतलब जो उसमें जो क्या कर रहा है कि उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में जो शासन हुआ करते थे, तो उसी में अच्युत राय की जो रानियाँ थी तिरुलाम्बना जो थी, उनके जो तिरुलाम्बना ने जो वरदाम्बिका पर्णे नामक परिकव की चंपू काव्य की रचना किया था। मतलब जो अच्युत की रानी जो थी तिरुलाम्बना, उन्होंने पर्णे नामक परिपक्व को रचना किया था और इन्होंने चंपू काव्य की भी रचना कर दिया था। मतलब उसकी किसकी रानी थी? तो अच्युत राय की रानी थी तिरुलाम्बना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुलाम्बना थी। तो यहाँ पर कहेंगे तिरुलाम्बना के स्वामी कौन थे? तो अच्युत राय थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्यावल्यः ललित पदान विन्यासेन चातीव शोभते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें सभी पदावली के ललित से गद्य साहित्य की जो अत्यधिक सुंदरता को वर्तमान में उपस्थित किया गया था। ठीक है, अब आगे है संस्कृत साहित्य प्रयुक्तः दीर्घतमं समस्त पदमपि तथैव लभ्यते। यानी कि जो कह रहे हैं कि जो संस्कृत साहित्य में जो प्रयुक्त अत्यधिक लंबे समय तो जो वहाँ पे जो समस्त पद मिलते थे वहाँ पे प्राप्त होते थे। ठीक है, अब आगे है, अब अगला लाइन है, लास्ट वाला लाइन है जो बहुत ही खास है, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, चलिए। तो इस लाइन को हम अच्छी तरह से समझते हैं। कह रहा है क्या? आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव 1890 से 1993 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। यानी कि जो कह रहा है कि इसका शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा संरक्षणाय का मतलब होता है संस्कृत भाषा के संरक्षण होता है, और अंततः पूरे माने होता है कि माहौल होता है, मतलब महल होता है। विजय घटना में स्त्रीत्या का मतलब होता है कि विजय की घटना पर आधारित होता है। तस्नीम एवं माने उनके ही। चंपू काव्य माने होता है गद्य पद मिश्रित काव्य, मतलब गद्य और पद के जो दोनों मिश्रित काव्य होता है उसे कहते हैं चंपू काव्य। प्रौढ़म माने होता है परिपक्व। दीर्घतम माने होता है अत्यधिक लंबा। तथैव माने होता है जो वहाँ से मिलता है। अब आगे भी है, अतीव जो माने होता है अत्यधिक होता है। अतया माने होता है उनके द्वारा। स्वापितु माने होता है अपने पिता, यानी अपने पिता। अनेकान माने होता है अनेक होता है। परिणीतवती माने होता है रचना की। विदुषी माने होता है विद्वान नारी, मतलब जो विद्वान नारी होगी वो उसे कहते हैं विदुषी कहते हैं। लेखन रतासु मान लेखन में रत। पुर्यंती माने होता है संपूर्ण प्रदान कर रही है। स्वापिति माने होता है अपने पिता होता है। प्रवृत्तिया माने होता है आदि के समान होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान सुनिएगा, चलिए। कहता है आधुनिक काले संस्कृत लेखकासु पंडित क्षमाराव, माने आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिकाओं में जो पंडित क्षमाराव जो थे 1890 से 1993 ईस्वी में, माने कह रहा है कि 1890 से लेकर 1953 ईस्वी तक नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा, मतलब जो विदुषी महिला जो थी अति प्रसिद्ध थी। मतलब आधुनिक काल की जो लेखिका कौन थी? पंडित क्षमाराव था। क्वेश्चन में पूछा गया, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन थी, तो कहेंगे पंडित क्षमाराव। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। तया स्वापी तु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषी जीवन चरित्र शंकर चरित्र इति रचितम। मतलब यह करे उनके द्वारा जो उनके अपने पिता, मतलब कहेंगे पंडित क्षमाराव के पिताजी कौन थे? तो पांडुरंग पंडित थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ जाएगा। ठीक है, तो अपने पिता पांडुरंग पंडित के महान विद्वान जीवन पर आधारित होकर शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना भी किया था।
मतलब क्या करा है कि जो ये पंडित छमाराव जो थे, उन्होंने अपने पिताजी के महान बुद्धि जीवन के उपलक्ष्य पर उन्होंने शंकर चरितम नाम का जो ग्रंथ है उनका भी रचना कर दिए थे। ठीक है, अब आगे है जानकारी दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। गांधी दर्शना प्रवृत्ता स सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इदानीम अनेकान गद्य ग्रंथान प्राणितवती। यानी कि जो कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। गांधी दर्शना प्रभाविता स सत्याग्रह गीता, मतलब जो गांधी दर्शन से प्रभावित हुआ उन्होंने, और सत्याग्रह गीता यानी सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक जो होता है अनेकान गद्य पद्यान ग्रंथान प्रणवती, यानी कि परिणतवती जो होता है, यानी कि जो अनेक ग्रंथ जो थे, अनेक गद्य पद माने गद्य और पद दोनों को ग्रंथों की रचना कर दिए थे। ठीक है, अब आगे है। वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रीषु पुष्प दीक्षिता वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पूर्णयन्ति। अब देखिए, वर्तमान काल की जो लेखन करता है, मतलब वर्तमान काल में जो लेखन में जो रत कवित्री में थी पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र और मतलब आदि थे। और कहता है कि प्रवृत्तियों अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयंती, यानी कि जो कह रहा है कि संस्कृत साहित्य को आप संपूर्ण प्रदान कर रही है। वर्तमान काल की जो लेखिका कौन कौन थी, तो कहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान काल की लेखिका कौन कौन है, तो आपको बताना होगा वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र, और ये सब क्या है, मतलब वर्तमान काल की महिला थी, मतलब कवित्री थी। और तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, ये पूरी तरह से मैंने अध्ययन करवा दिए हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप बहुत वीडियो देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो अगर पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, गर्दा छुड़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात और लास्ट में बोलेंगे, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हैं ना तो सोच बदलिए, रास्ता आपके सामने है। एक हम डायलॉग सुने थे, मंजिल मौत है सफ़र का मजा लो। ये कोई कहावत नहीं सुने हैं हम, लेकिन फिल्मी डायलॉग है। ठीक है, लेकिन इस बार ज़्यादा अमल नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, आप रोज़ रोज़ अभ्यास कीजिएगा तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप रोज़ रोज़ मेहनत करें, रोज़ रोज़ हर एक प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, और हर एक दिन अच्छी तरह से अध्ययन करें और पढ़ें, और अच्छा से मन लगा के। अगर जो भी तरह का दिक्कत होता होगा, डाउट होता होगा, तो नीचे में कमेंट करके जो ऑप्शन खुलता है, बॉक्स खुलता है, उसमें आप कमेंट कीजिए कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, यहाँ पर दिक्कत हुई है, तो हम उस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने में जो प्रश्न उत्तर भी आएंगे, सभी चैप्टर वाइज प्रश्नों का उत्तर भी आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। बिहार बोर्ड का तैयारी करना है तो पहले इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। बस कुछ दिन के बाद आपके घर मतलब इसी चैनल पे क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाएगा। और जब ये सब पूरा ख़त्म होने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो लेकिन पहले आप तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, जय हिंद।